हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 5 करेंगे। इसका हाफ पार्ट हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसका जो है हाफ पार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक जो है कर लिया था। अब हम लोहा इस्पात उद्योग के बारे में करेंगे कि लोहा इस्पात उद्योग क्या है, उसमें किस तरह से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, किस तरह से कौन सा कच्चा माल प्रयोग होता है, कैसे काम होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला तथा चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ यह प्रगलित होता है। तो प्रगलन क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता। तो वो क्या है, प्रगलन। इसके बाद जो है यह परिशोधित किया जाता। प्रगलन के बाद प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसके तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ा थोड़ी मात्रा में इस्पात मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। देखिए इस चित्र में ये दिखाया गया है कि झोंका भट्टी में लोहा अयस्क से इस्पात तक जो प्रक्रिया कैसे होती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता एवं जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय औद्योगिक आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं वे या तो लोहे या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आज आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो देखिए 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति, 1800 से पूर्व की अवस्थिति, ये जो इस चित्र में दिखाई गई 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो चारों राज्यों में फैले हुए हैं। तो इस्पात उत्पाद केंद्र कहाँ कहाँ हैं? भिलाई में, दुर्गापुर में, बरनपुर में, जमशेदपुर में, राउरकेला में और बोकारो में। और ये कौन से राज्यों में है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को। ये जो 1947 से पहले केवल यही एक इस्पात कारखाना था। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ये देखिए, ये इस चित्र में जो है जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति को जो है
दिखाया गया है। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। तो कहाँ था ये? बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर है, कालीमाटी स्टेशन से जो है 32 किलोमीटर दूर ये था। यह स्थान लोहैस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहैस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी शामिल हैं। इसमें द्वितीयक उत्पाद, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। अब देखिए हम पीटर्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। तो ये पीटर्सबर्ग कहाँ का नगर है? संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात नगर। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहैस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह एस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा एस्क रेलगाड़ियों में लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से जो है पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग बहुत कम बड़ी इस्पात मिलें हैं। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। ये देखिए हम ये पढ़ेंगे। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हावरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी हैं। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पाद में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। तो वस्त्र निर्माण में किस किस का प्रयोग होता है? कपास का, ऊन का, सिल्क का और जूट का। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राकृतिक रेशे कहाँ से? एक मिनट फ्रेंड्स। तो प्राकृतिक रेशे जो है ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग, अब हम पहले ये पढ़ेंगे। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया, जिसका अर्थ बुनना होता है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं शताब्दी में पावरलूम से पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्यंत गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे।
लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में जो है 1854 में स्थापित की गई। कोषण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। देखिए पहले हम ये पढ़ते हैं। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ। तो कहाँ स्थापित हुआ? कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन क्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अब देखिए, अब हम जो है अहमदाबाद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा जो है निर्यात कर दिया जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित था। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग की कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराती हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों से में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। अब देखिए अहमदाबाद के हम जो है हम ओसाका के बारे में पढ़ेंगे। ओसाका जो है जापान में है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिल के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध सुनिश्चित करता है। कोषण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, पाकिस्तान और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका यह एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल्स, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। अब जो है हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये देखिए इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फोर्ट गैलेस्टर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा? जूट जो है प्राकृतिक रेशा है और नायलॉन और एक्रिलिक जो है कृत्रिम रेशा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।